दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी कुछ ही घंटों पहले दुनिया में बहुत खुशहाली थी, एक खुशनुमा माहौल था। जब पता चला कि सीज़फायर हो गया है और अमेरिका न सिर्फ युद्ध के स्थगन पर तैयार हो गए हैं, बल्कि दोनों बातचीत करने के लिए बिल्कुल कमर कस लिए हैं और 10 तारीख को इस्लामाबाद में दोनों के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। डेलीगेशन में कौन-कौन आएगा इसका नाम भी ज़ाहिर हो गया था, सब तय हो गया था। अभी भी हम मानकर चल रहे हैं कि दोनों आएँगे, दोनों देशों के लोग और बातचीत करेंगे, बातचीत से मसले सुलझाएँगे। लेकिन इस बीच में भयानक भयानक उपद्रव दिखाया अमेरिका के बगल बच्चे कहे जाने वाले इज़राइल ने। खुराफाती जो पूरा का पूरा उसका रूप है, उसने वो दिखा दिया और बेवज़ह हिज़्बुल्लाह के नाम पर निर्दोष लोगों की जिस तरह से अंधाधुंध हत्याएं की गई, उससे लेबनान के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इजराइल को लेकर आक्रोश से भर गए। हम पहली बार देख रहे हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बहुत सारे मुल्क इजराइल की भरपूर निंदा कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं और ऐसे मौके पर जबकि इतने दिनों से 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही एक लड़ाई बंद हुई थी, हार्मुज के खोलने का ऐलान हुआ था, उस वक्त लेबनान पर हमला करके 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया है इजराइल ने, उस पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, आपत्तियां उठाई जा रही थी, निंदा की जा रही थी। तो ये हालात अभी हैं जब हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। दोस्तों, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं हार्ड न्यूज़ के एडिटर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजय कपूर साहब। हमारे साथ हैं प्रशांत टंडन, देश के टेलीविज़न चैनलों में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और इस वक़्त भी वो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से और यूट्यूब से और लेखन से भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। संजय कपूर साहब, आपसे सबसे पहला यही सवाल है कि आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सिनेरियो को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लेबनान के साथ हो रहा है, ये उम्मीद नहीं करी थी, परंतु मैं अभी भी आश्वस्त हूँ कि बातचीत पाकिस्तान ऑर्गेनाइज जो करा रहा है इस्लामाबाद में, वो ईरान और अमेरिका के बीच में आगे चालू हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीज़ फायर हुआ वो अमेरिका के कहने पे है। पाकिस्तान तो मुखौटा था एक सिर्फ, उस मुखौटे के माध्यम से उन्होंने ये काम कराया। और क्योंकि ये बात भी कई दफ़ा सोशल मीडिया पे आ चुकी है और भी जगह पे आ चुकी है कि जो शब्दावली का भी इस्तेमाल करा गया, वो भी काफ़ी हद तक वही है जो कि अमेरिका ने कही थी, इनसे वो लिख के दी। तो उसके अंदर ये साफ ज़ाहिर था कि लेबनान का जो युद्ध है वो रुक जाएगा और उसके लिए अमेरिका भी मान्य था। और अमेरिका जब मान्य था तो ये उम्मीद करी जाती कि इज़राइल भी मान्य था। परंतु इज़राइल ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके जितने भी गुनाह पुराने नए सब जनता सरकारें सब अनदेखा कर देती हैं, किसी और तरफ देखना चालू कर देती हैं। तो उसको लगा कि वो अपनी बात मनवा लेगा और उन्होंने लेबनान पे अटैक करना चालू कर दी। इस ये लेके ये कहने बहाना लेके कि ये इंक्लूडेड नहीं था पीस टॉक के अंदर, ये इंक्लूडेड नहीं था इसके अंदर। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि वो निकाल जाएँगे। परंतु ये पूरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। अगर ईरान दबाव डाल रहा है कि हम ना तब तक नहीं जुड़ेंगे इस पीस टॉक्स में, जब तक कि ये लेबनान में युद्ध नहीं रुकता, तो इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर है। अब ये बात दूसरी कि उसको जो मीडिएशन का जो पूरा क ज़िम्मेदारी दी, वो तो ना अमेरिका ने दी। तो पाकिस्तान को आग्रह करना पड़ेगा अमेरिका से कि कृपया करके ये युद्ध रुकवाइए, नहीं तो कोई टॉक वॉक नहीं होंगी और ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि पाकिस्तान के बारे में चर्चा चल रही थी कि ये जो पीस टॉक हो रही हैं और जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, वहाँ पर जितने भी
मीडिएटर जाएंगे ईरान के, जो कि रांची और जो स्पीकर साहब हैं, तो उनकी हत्या हो सकती है। तो ये जो बात है ना, उनको पता चली और ये कहा गया कि इजराइल है ना उसको सबोटाज करेगा। तो अमेरिका ने उनके हाथ रोके। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि नो किलिंग द मीडिएटर्स, आप कृपया करके उनको उनको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाइए। तो यही वाली स्थिति अब की बार होनी चाहिए कि अमेरिका से आग्रह करना चाहिए पाकिस्तान से कि आप हमारी इज्जत को ख़त्म करेंगे अगर आप किसी तरीके से रोकेंगे नहीं, नहीं तो ये पूरा पूरा हो जाएगा काम तमाम। ये बात दूसरी है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है उसको कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, और सब है ना ईरान को और इजराइल को बैक कर रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका ने जो शांति योजना 10 सूत्री है, 10th पॉइंट ईरान की, और उसको सामने रखकर यह तय किया गया था कि इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी वो प्रथमतः इसी पर होगी, मुख्य रूप से इसी पर होगी। तो उसके जो 10 सूत्री शांति योजना ईरान ने दी थी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि लेबनान में इजरायली हमलों का अंत होगा। यह साफ लिखा हुआ है। फिर आज अमेरिका ये कैसे कह रहा है संजय कपूर कि नहीं, लेबनान को लेकर कंफ्यूजन रहा है, लेबनान इसमें शामिल नहीं है। ये वो बात कह रहा है, इजराइल का वो पक्ष ले रहा है। दुनिया में ताकतवर मुल्कों में संभवतः अमेरिका इकलौता अब बचा है जो इजराइल का अभी भी साथ दे रहा है, जो इजराइल बेगुनाह लोगों पर लेबनान में बमबारी कर रहा है हिजबुल्लाह के नाम पर। तो ऐसे में क्या आपको दीन ईमान लग रहा है कि अमेरिका का साफ है? अमेरिका का जो दीन ईमान है वो तो हर जगह मामले में डगमगा गया है, क्योंकि ये कई दिनों से साबित हो चुकी है कि सबसे पहली बात तो जैसे फरवरी 11 का एक आर्टिकल आया न्यूयॉर्क टाइम्स का, फरवरी 11 की मीटिंग के बारे में आया एक आर्टिकल, जिसमें दिखाया गया कि जो पूरा युद्ध करा गया वो ईरान इजराइल के प्रभाव की वजह से करा गया ईरान के ऊपर। और इजराइल ने कहा कि बहुत आसान होगा, आराम से चले जाएंगे और ये सब कटरा लेंगे। और उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि जैसे वेनेजुएला के अंदर मडूरो के साथ करा गया, कुछ हद तक वैसी स्थिति होगी यहाँ पर भी। और उस समय जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनको सबको पता था कि ये बात जग जाहिर थी कि वो उसके खिलाफ है पूरे युद्ध के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि अकारण ईरान के ऊपर युद्ध करा जाए। तो उनको एक लंबी यात्रा में अज़रबैजान भेज दिया गया था, जिससे कि वो वहाँ पे रहें और वहाँ पर समझौता वगैरह कराने की कोशिश करें आर्मीनिया के साथ। परंतु जब बातचीत हो रही थी तो वहाँ पर ईरान की सिर्फ एक ही, ईरान के ऊपर युद्ध के एक ही कहने मतलब कि हिमायती थे, वो थे प्रेसिडेंट ट्रम्प। उन्होंने हर तरीके से लोगों को बातें किया, अप्रूव कराया, और इस उम्मीद में थे कि जो प्लान इजराइल का है वो बिल्कुल सही है। तो ईरान ईरान जो सॉरी इजराइल की जो ताकत है ट्रम्प के ऊपर वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें एप्सिन का फाइल का भी योगदान हो सकता है। इसमें ये भी बात हो सकती है कि कई सारे जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, जो कि जिनको कहा जाता है कि क्रिश्चियन ज्यूज़, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, वो सब लोग इनके साथ जुड़े हों और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ओवरलैप करती हो। तो संभव है कि ऐसी सब बातें हुई होंगी। परंतु अब सच्चाई ये है कि नेतन्याहू ट्रम्प की हर बात को अपनी हर बात मनवा लेते हैं और उनको उम्मीद है कि ये बात हो जाएगी। परंतु इस समय ट्रम्प बड़ी परेशानी में है, उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसकी हुई है। ये सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। करीब -17% उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है। ऐसे इलाकों में जहाँ पर कि ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, वहाँ जैसे नॉर्थ कैरोलिना वगैरह में ये उम्मीद करी जा रही है कि ट्रम्प की पार्टी या रिपब्लिकन काफ़ी बुरी शिकस्त उनको मिलेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 86% चांसेस है नॉर्थ कैरोलिना में या डेमोक्रेट जीतें। ये अपने आप में बहुत ही अजूबी बात है। अजूबा। अगर अजूबा, हाँ, बहुत बड़ा अजूबा है। और अगर ऐसा हुआ कि क्या नाम है, ट्रम्प की पार्टी हर जगह हारती है आने वाले 2-4 महीने में, तो इनका सेनेट में भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इनका इम्पीचमेंट और इनकी जो बुरे समय है, वो काफ़ी तेज़ी से चालू हो जाएगा। एक और भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन वहाँ पे अमेरिका में आज की तारीख में, अमेरिका में राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट की डिमांड कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि ये रखें, क्योंकि उनके वहाँ पर अमेरिका की जो हैसियत है, उन्होंने काफ़ी हद तक गिरा दी है। आज की तारीख में अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं लग रहा, अमेरिका बहुत बदनाम लग रहा है। जी प्रशांत, आप कैसे देख रहे हैं जो संजय जी बोल रहे हैं?
ये जो यूरोप के मुल्क हैं, जो एक जमाने में इजराइल को प्रोटेक्ट करते थे, हमेशा उसका साथ देते थे, यूएन का प्लेटफॉर्म हो या बाहर कहीं भी बात होती थी, वो साइड ले रहे थे। लेकिन इस मौके पर जिस तरह यूरोप खड़ा हो गया है पूरा इजराइल के खिलाफ, अमेरिका अभी भी चिपका हुआ है, अमेरिका अभी भी पेट्रोनाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता अधर में लटकी दिखाई दे रही है। ये कहाँ जाएगा, और आपका क्या अनुमान है कि क्या इस्लामाबाद में कोई नतीजा निकलेगा, कोई फ्रूटफुल आपको नतीजा वहां से निकलता नजर आ रहा है? आपके आखिरी सवाल से शुरू करते हैं। संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान कोई एक मध्यस्थता की भूमिका में नहीं था, अभी भी नहीं है, ना उसकी पाकिस्तान की कोई हैसियत भी है, क्यों? और वो अमेरिका के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा था। लेकिन शहबाज शरीफ के ट्वीट में भी लेबनान का जिक्र है, जिसको अमेरिका ने माना कि मीडिएटर हैं। ईरान की जाने दी है, अमेरिका ने माना कि मीडिएटर हैं, धन्यवाद दिया उनको। अब आप देखिए, मैं उनका ट्वीट पढ़ के दिखा दूं, सुना देता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। अब ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है, ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सब लोग वो हैं, तो संलग्न है। अब यहां से कैसे उलट गए? तो 3-4 ग्रेविटीज में ट्रंप फंसे हुए हैं। एक उनका इजराइल का प्रेम है, जो कि मजबूरी है, प्रेम है, जो भी है, और वो एप्स्टीन फाइल का भी मामला है, वो और भी मामले हैं। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि वो कुर्सी से उतरेंगे तो जेल जाएंगे। उनके ऊपर इजराइल के अंदर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। 100 से अधिक देशों में उनके खिलाफ वारंट है, वो कहीं जाएंगे गिरफ्तार हो सकते हैं। और अंदर उनके विरोध बहुत हो रहा है। इजराइल में सेंसरशिप है, बाहर खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन अंदर डैमेज बहुत हुआ है और विरोध भी बहुत हुआ है। और अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में, यानी सीनेट और कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन से पहले इजराइल में इलेक्शन होने हैं, और अभी भी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो नेतन्याहू जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, और अमेरिका से करवाने में कामयाब है। एक तो ट्रंप का ये दबाव है, दूसरा जो ट्रंप के ऊपर दबाव है वो मेगा कंस्टिट्यूंसी का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके बड़े भारी लंबरदार जो हैं वो जेडी वेंस खुद हैं। ट्रंप का ये आखिरी टर्म है, ट्रंप को चुनाव नहीं लड़ना है, जेडी वेंस को चुनाव लड़ना है। तो जेडी वेंस को ज्यादा फिक्र है कि ये मामला बहुत एस्केलेट ना हो। तो मेगा की जो कंस्टिट्यूंसी है वो ट्रंप के अभी खिलाफ है, और आप देखिए कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 55% से ऊपर है। किसी भी राष्ट्रपति के का रिकॉर्ड टूट चुका है इसमें। तीसरा जो उनकी ग्रेविटी है वो है ऑयल कंपनीज। हॉर्मोज खुला जरूर, लेकिन हॉर्मोज पे ईरान ने कहा कि हम $1 पर बैरल लेंगे पैसा। वो पैसा क्रिप्टो में जाएगा या युआन में जाएगा पेमेंट, और उसके बाद ही हम शिप को जाने देंगे। अभी तक 4 शिप निकाले हैं उसने, ईरान ने, इस सीज फायर के बाद। तो ये एक प्रेशर जो ऑयल कंपनीज का है, उनका घाटा बढ़ रहा है या उनका मार्जिन कम हो रहा है। और हम जानते हैं कि हार्मोज की वजह से शिप्स जो वहाँ टैंकर निकलते हैं उनका इंश्योरेंस प्रीमियम काफी बढ़ गया है। तो ये एक वजह है। तो 3-4 ऐसी वजह हैं कि जो ट्रंप साहब फंस गए हैं, और वो कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, जैसा आपने कहा, कि पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ये उम्मीद हो रहा है कि यूरोप और अमेरिका अलग अलग है। किसी भी युद्ध में, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो लीबिया का हो, चाहे वो इराक का हो, नेटो कंट्रीज और यूरोप साथ में अमेरिका के रहा है।
ये पहली बार हो रहा है कि यूरोप अलग है। और आज तो फ्रांस का, स्पेन का, ऑस्ट्रेलिया का, आपने बताया कि कई देशों का, यूरोप का बहुत ही सख्त बयान आए हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण है और ये इशारा कर रहा है, जिसपे आगे बड़ी लंबी बहस हो सकती है, आज मौका नहीं है उसके लिए, कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देने की तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो फिलहाल तो ये है मामला, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये फोर्सेस मिलके फ्राइडे की जो बातचीत होनी है वो बातचीत होगी। जी। है। आपको क्या लगता है कि चीन इस मौके पर भी पर्दे के पीछे रहकर कुछ इंटरवीन कर सकता है, खासकर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में? अमेरिका पर वो फिर एक दबाव डाल सकता है, क्योंकि पिछली बार उसने पर्दे के पीछे रहकर ही ये सब किया है। तो क्या इस बार भी चीन से उम्मीद की जा सकती है कि यूरोप के जरिए वो थोड़ा सा कुछ करे? यूरोप और चीन के रिश्ते बेहतर दिखाई दे रहे हैं कई मुल्कों के साथ। जी, मुझसे सवाल है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, संजय कपूर। जी। मैं ये सोचता नहीं हूँ कि चीन इससे ज़्यादा जो करा है वो कर सकता है। ये बड़े लोगों का खेल है। चीन को भी अकोमोडेट तो अमेरिका ने करा है ना। चीन चाहता था कि कुछ ना कुछ करने का, उसने दबे शब्दों में धमकी भी दी थी कि इजराइल को नुकसान कर देगा। परंतु चीन में, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जाने वाले हैं 17 या 18 मार्च को, अप्रैल को, नहीं, वो तो पोस्टपोन हो गया है, वो पोस्टपोन हो गया है और मई में तारीख तय हो रही है। तो अच्छा, मई में जा रहे हैं, तो उनके जाने की जो बात है उन्होंने चर्चा भी करी। तो उन्होंने कहा माय गुड फ्रेंड सी जिनपिंग। तो इस तरीके से उनके तो बहुत सारे गुड फ्रेंड्स हैं, परंतु सी जिनपिंग का उन्होंने इस्तेमाल किया और उम्मीद कर रहे थे कि, पर यूरोप अपने आप में के जो संबंध खराब हुए हैं वो ज़्यादा गंभीर कारणों से हुए हैं। उन्होंने काफ़ी, जब पिछली बार भी जब सत्ता में थे राष्ट्रपति ट्रंप, तो उन्होंने नेटो से उम्मीद करी थी कि वो जो भी काम करते हैं, सुरक्षा के पैसे खुद अपने देगा और भी कई सारी ज़िम्मेदारियाँ लेगा। और अब वो जितने भी उन्होंने पिछले वादे किए थे कि वो नुकसान करेंगे नेटो पार्टनर्स का, वो सब है ना धीमे-धीमे हो रहा है। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ये अपने आप में एक कारण बन गया जिससे कि यूरोप पूरी तरह छिटक गया। और इससे, जैसे आपने बताया, कि इज़राइल को पूरी तरीके से डिलेजिटिमाइज़ कर दिया गया। उन्होंने पिछले महायुद्ध में जो उनको नुकसान हुआ था, लोगों को धीमे-धीमे भूल गए कि उन्होंने क्या करा, क्योंकि गाज़ा में जो जेनोसाइड करा है इज़राइल ने, उसकी है ना धीमे-धीमे लोगों को एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया वहाँ पे, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएँ हैं, उन्होंने किसी ने इसकी आलोचना नहीं करी, किसी ने हस्तक्षेप नहीं करा और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। तो कई सारे कारण मिल गए हैं जिसकी वजह से ये यूरोप के देश, जैसे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साहब सबसे अग्रणी रहे हैं। जो इंग्लैंड के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, जो थोड़ी सी गोलमोल बातें करते हैं, कल तक कुछ कर रहे थे, आज कुछ और करते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा मुखर रहे हैं मैक्रोन, क्योंकि राष्ट्रपति मैक्रोन के ऊपर सीधा अटैक करा राष्ट्रपति ट्रंप ने, जब उनको कहा कि इनकी बीवी इनको बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करती हैं। इस तरीके के आरोप लगाए, तो वहाँ पर स्थिति, लोगों को ये इस बात का एहसास हो गया कि पूरा यूरोप है इस समय अमेरिका के साथ नहीं जा सकता। अमेरिका की कारण अमेरिका के जो नीतियाँ हैं वो ऐसी हैं जिसमें कि किसी का कोई अकोमोडेशन नहीं है। तो ये जो करा है उसमें चीन का, मुझे नहीं लगता चीन प्रोत्साहित कर सकता है वहाँ पे किसी को। चीन को खुद अमेरिका के साथ काम करने की वजूहात दिखाई पड़ती है और वो आज की तारीख में अमेरिका के साथ कोई भी, जिसको सड़क की ज़ुबान में होता है, कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। जी प्रशांत, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, चीन ने पूरी मदद ईरान की है पीछे के दरवाजे से, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी का मामला हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का मामला हो। चीन और रूस इसमें पर्दे के पीछे से ईरान के साथ हैं, वरना ईरान के पास अपना मिसाइल प्रोग्राम है, लेकिन उसके जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं वो सारे कुछ चीन से और रूस के हैं। तो ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चीन का है पर्दे के पीछे। लेकिन चीन इसमें बहुत साफ तौर पे, जैसे फ्रांस आ गया या स्पेन आ गया, उस तरीके से हमको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चीन का अभी कम से कम अगले 15 साल 20 साल मिलिट्री एक्सपेंशन का इरादा है नहीं।
तो चीन का जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है वो मिलिट्री के रास्ते से नहीं है, इसलिए वो कभी कभी, पिछली बार भी ईरान पे हमला हुआ था तो वो पीछे हटता दिखता है। लेकिन चीन इंतजार किस बात का कर रहा है? चीन इंतजार इसी दिन का कर रहा है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, जो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बने, जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम बना, जिसमें अमेरिका एक सोल सुपर पावर होके इमर्ज हो गया 90s के बाद, ये वर्ल्ड ऑर्डर अब चलने वाला नहीं है। ये इसका गिरना शुरू हो गया है। तो चीन उसका इंतजार कर रहा है कि ये क्रम्बल हो तो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें चीन की एक बड़ी भूमिका होगी, जिसमें कि अमेरिका की बड़ी एक जो सबसे बड़ा हथियार अमेरिका के पास है आज की तारीख में, वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, कोई B-52 बॉम्बर नहीं है। दो सबसे बड़े उसके पास हथियार है, टैरिफ और दूसरा की पेट्रो डॉलर। तो 70 के दशक में उसने डॉलर को लिंक किया क्रूड ऑयल की परचेज से। वो अब किसी भी देश को ऑयल खरीदना है उसको डॉलर चाहिए, तो अमेरिका को मुफ्त में एक बड़े लोन की गारंटी पूरी दुनिया देती है, जिससे उसकी इकॉनमी चलती है। अभी इस युद्ध के दौरान पेट्रो युआन जो कि बन गया था 2018 में, लेकिन उसने टेक ऑफ किया है। अभी आज की तारीख में जहां आपसे बात कर रहे हैं 7 से 8% ट्रेडिंग ऑयल की पेट्रो युआन में हो रही है, 80% से ऊपर पेट्रो डॉलर पे है। लेकिन ये आ गया, रडार में ब्रिप करने लग गया, ये एक बड़ी। तो चीन स्लो चलता है, लेकिन चीन का इरादा जो है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करने का है। जी, तो बिल्कुल आखिर में फिर मैं वहीं आऊंगा कि क्या इजराइल आपके हिसाब से, जो पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है, कंडेमनेशन हर जगह से आ रही है, पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है इस पूरे वार्ता का, वो स्वयं ये कह रहा है कि नहीं, 10 सूत्री जो प्रोग्राम है, शांति योजना जिसको वो कह रहे हैं, और जिस पर अमेरिका ने सहमति दी, उसी के बाद से सब तय हुआ कि हम लोग यहां 10 तारीख को मिलेंगे। तो पाकिस्तान के खुलकर आने के बाद ईरान के पक्ष में कि नहीं, ईरान सही कह रहा है कि उसमें था ये मामला कि ये अटैक नहीं वो करेंगे वहां पर लेबनान में। यूरोप का निंदा कर रहा है, चाइना निंदा कर रहा है। तो पूरी दुनिया अगर निंदा कर रही है तो क्या अमेरिका झुकेगा, आपको लगता है, और इस्लामाबाद में कुछ निकल कर आएगा? देखिए, मेरा ये मत है कि काफ़ी हद तक समझौता हो गया था इस समझौते के पहले। बातचीत तो अभी चालू हुई है, तो काफ़ी बातचीत है ना, जैसे ट्रैक 2, ट्रैक 3 जितनी भी है थोड़ी बहुत हो चुकी थी, क्योंकि ये जो 10 पॉइंट फॉर्मूला है पिछले काफ़ी समय से घूम रहा है, 4-5 दिन से घूम रहा है, तो बातचीत तो थोड़ी हो चुकी थी। परंतु इज़राइल को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका भी, वो लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि आप करते रहो तो हम इनसे निकलवा लेंगे। तो वायलेंस के कई इस्तेमाल होते हैं। एक तो पाकिस्तान की जो हदें हैं काफ़ी नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान परेशान है। तो ये ना अमेरिका का फ़ायदा जो भी हो उठा रहा होगा, उसके पीछे जो भी मकसद है। क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका अगर एक बार सख्ती से कह दे इज़राइल से, तो इज़राइल खामोश हो जाएगा। ऐसी बात है कि खामोश नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल पूरी तरीके से अमेरिका पे आश्रित है, और वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता आज की तारीख में। पहले भी नहीं कर सकता था। ये अमेरिका का 52nd स्टेट है लिटरली। जितने भी लोग हैं वहाँ पे, आपके नेतन्याहू के भी डुअल सिटीज़नशिप है, वो अमेरिकी नागरिक हैं। तो जब अगर इस तरीके का माहौल है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी लेवरेज रहा हो नेतन्याहू का, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और एक बार अगर कह देंगे कि आप चुप रहिए, परंतु अब देखने वाली बात है कि अमेरिका को फ़ायदा क्या हो रहा है इस तरीके से। जो भी कुछ लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, उसका मतलब फ़ायदा क्या उठा रहे हैं। अगर जब फ़ायदा होना बंद हो जाएगा, जब बातचीत चालू हो जाएगी सुचारू रूप से, तो संभव है कि युद्ध भी रुक जाए। पर कल जी, और आज के बीच जो हादसा हुआ वो अपने आप में भयानक है। 182 लोगों को मारना इस तरीके से अपने आप में निंदा का विषय है, और मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएँ वो करना चाहिए। सबसे बड़ी जो कमज़ोरी हिंदुस्तान ने दिखाई वो है कि ब्रिक्स को इस वाले मुद्दे, इस वाले युद्ध में इस्तेमाल नहीं करा। ब्रिक्स एक ऐसा था जिसके माध्यम से ईरान तो मेंबर था ही, चाइना और रशिया भी था,
और इसके माध्यम से कुछ ना कुछ कहने की स्थिति बनती थी। हिंदुस्तान पूरी तरह खामोश हो गया, उसने अपने को दिखाया कि वो अमेरिका और इज़राइल की बातों को ज़्यादा इत्तेफाक करता है, और ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशांत, बिल्कुल आखिर में आपसे यही सवाल मेरा है कि भाई क्या आपको लगता है कि इजराइल के खिलाफ जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म हो या दूसरा और मल्टीलेटरल फोरम्स है या इवन इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, यूरोप के हों चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी मुल्क हो, क्या आपको लगता है कि कोई यूएन के लेवल पर तो नहीं हो सकता क्योंकि तुरंत अमेरिका का वीटो पावर लग जाएगा, लेकिन क्या कुछ और एक्शन लिए जाने चाहिए? अभी हाल के दौरान मैंने देखा है कुछ मुल्कों ने कुछ कुछ अपने एक्शंस लिए हैं इजराइल पर, तो क्या कोई बड़े डिप्लोमेटिक लेवल पर बड़े एक्शन इजराइल पर लिए जाने चाहिए कि उसको अलग थलग किया जा सके? आवाज नहीं आ रही है। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अभी केवल और केवल, और ये ईरान की भी प्रायोरिटी इजराइल नहीं है। ईरान की स्ट्रेटजी अमेरिका को युद्ध के मैदान से हटाना है। इजराइल से तो निपट लेगा, तो इसलिए ईरान की जो फोकस है वो अमेरिका को किस तरीके से युद्ध के मैदान से हटाना है। ईरानी बहुत टफ नेगोशिएटर है उन्होंने, और आप 28 तारीख के पहले देखिए, आप 28 फरवरी के पहले हॉर्मोज खुला हुआ था। 45 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। ईरान छटपटा रहा था कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी से रीलिंक हो जाए, वो नहीं हो पाया। उसके पास ये दिमाग में आइडिया ही नहीं आया कि उसके पास तो हॉर्मोज भी है, और उसको 20 साल से हॉर्मोज को उसने तैयार किया है। कुछ तो नेचर ने भी साथ दिया कि पूरी पहाड़ियां हैं, ऊपर उसने तोपखाने लगा रखे हैं, मिसाइल्स हैं, फोर्टिफाइड है पूरी तरीके से, माइन से नीचे। तो अब इजराइल, नेतन्याहू और ट्रंप ने एक मौका ईरान को दिया है कि हॉर्मोज के थ्रू वो ग्लोबल इकोनॉमी से रीलिंक हो सकता है, रिकनेक्ट हो सकता है, और ईरान इसको हाथ से जाना नहीं देगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ईरान की सॉवरेनिटी हॉर्मोज पे साबित हो गई है। वो ट्रंप भी मान रहे हैं, वो सब लोग मान रहे हैं। तो ये की पॉइंट जो है वो हॉर्मोज है। और जो अब भविष्य की जो डिप्लोमेसी है वो एक नया डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट जो है दुनिया को मिल गया है, हॉर्मोज, और आगे चल के बाब और मलनाब भी इस वे से कनेक्ट करता है जहाँ पे हुतीस जो है वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो अब जो फ्यूचर बातचीत होगी वो इसी पे होगी, और ईरान की स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि वो इजराइल और अमेरिका को अलग करना चाहता है। एक चीज में वो कामयाब हो गया है कि उसने यूरोप और अमेरिका को अलग कर दिया है। तो यूरोप और अमेरिका अब अलग है, नेटो साथ में नहीं है। पहली लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका बगैर नेटो के पिछले 30-35 साल में। तो इसमें अगर वो कामयाब होता है तो इजराइल तो उसके लिए आसान टारगेट है, और इजराइल बिना अमेरिका की सपोर्ट के कुछ कर भी नहीं सकता। तो मुश्किल बात यह है कि अभी इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि इजराइल पे कुछ चीज़ें जो है वो ऐसा सैंक्शन हो जाए, कुछ और हो जाए, ये मुझे अभी लगता नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद से आपको संभावना नजर आती है प्रशांत? बातचीत होगी, ये बातचीत तो होगी, ऐसा लग रहा है। नहीं कुछ निकलेगा भी? बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ तो आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ट्रंप के ऊपर बहुत सारे दबाव है। बड़ा दबाव जेडी वेंस का है, अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसका है। सेक्शन 25 के इम्पीचमेंट का भी है, जो इसकी चर्चा अभी संजय जी कर रहे थे कि अगर सीनेट कांग्रेस में उनकी मेजॉरिटी जाएगी तो इम्पीचमेंट का भी एक सवाल है। तो ट्रंप कई सारे ध्रुवों में फंसे हुए हैं, और इस वक्त वो वाकई मुश्किल में है। और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है उस तरह से वो सोशल मीडिया के जरिए वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फ्राइडे की बातचीत में कुछ ना कुछ बातें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान अपनी पॉलिसी में मुझे लगता है कि बहुत ही फर्म है कि उसको इजराइल और अमेरिका को थोड़े समय के लिए सही चाहे अलग करना है, थोड़े समय के लिए। चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत खुलकर बातें की हैं आप लोगों ने, और इस्लामाबाद से अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ न कुछ निकलेगा और बातचीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। फिर मिलेंगे आगे के शोज में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार।